गुड आफ्टरनून। मैं आयुष कुमार पांडे स्वास्थ्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने अभी कल मेरी पहली वीडियो देखा था, बाल मनोविज्ञान का परिचय था, लेकिन उसी के क्रम में आज दूसरी वीडियो बाल विकास की अवस्था से संबंधित है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, जितने भी हमारे पुराने छात्र हैं, जो लोग हमसे पढ़ चुके हैं, वो लोग वीडियो को देखने के साथ साथ इसे शेयर करें और दूसरों को भी दिखाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो का लाभ और भी छात्र उठा सकें और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। तो हम लोग आज बात करेंगे बाल विकास की अवस्था पर, और बाल विकास की अवस्था को सबसे पहले हम आपको इसका विभाजन बताएंगे, और विभाजन बताने के बाद हर अवस्था के बारे में आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले अवस्था की बात कर लेते हैं कि बाल विकास की अवस्था कौन कौन सी है। देखिएगा, बाल विकास की सबसे पहली अवस्था जन्म पूर्व अवस्था। दूसरा शैशवावस्था। तीसरा बाल्यावस्था। और चौथा किशोरावस्था। अब देखिएगा, हम इस अवस्था का भी विभाजन करेंगे। अब देखिएगा, सबसे जैसे एक एक को करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला है जन्म पूर्व अवस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। ये चार अवस्थाएं हैं, आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और इस अवस्था को भी हम लोग और अच्छे से डिवाइड करेंगे और इसकी महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो जन्म पूर्व अवस्था है, हम पहले इसका विभाजन करते हैं। और जन्म पूर्व अवस्था में सबसे पहली अवस्था डिंबावस्था होती है। डिंबावस्था। दूसरी अवस्था है पिंडावस्था। और तीसरी अवस्था है भ्रूणावस्था। ये चार अवस्थाएं, ये तीन अवस्थाएं हैं जन्म पूर्व अवस्था की। अब देखिएगा, एक एक की बात हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग शैशवावस्था पे, बाल्यावस्था पे और किशोरावस्था पे आएंगे। यदि आप लोगों को ये पूछा जाए, देखिए एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल ये आता है कि इस अवस्था का समय काल पूछ लेता है, या जन्म पूर्व अवस्था क्या होती है बालक। अब देखिएगा, जन्म पूर्व अवस्था का मतलब ये हुआ कि बालक का जन्म होने से पहले, बालक का जन्म होने से पहले वो अपने मां के गर्भ में कितने समय तक रहता है, ये बात आती है। तो ये बात सबको पता होगी कि जब बच्चा अपने मां के गर्भ में होता है तो बच्चे की जो पूर्ण अवधि होती है, अगर आपसे कहा जाए तो आपको पहले से पता है कि 9 माह 10 दिन, 9 माह 10 दिन के समय तक बच्चा अपने मां के गर्भ में रहता है। तो 9 माह यहां पे लिखा हुआ है, 9 माह और 10 दिन का समय, 9 माह 10 दिन का समय। अर्थात आपको ये पता है कि आप इसी को दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं। दूसरा शब्द ये बनेगा कि 9 माह 10 दिन को 9 × 27 270 और प्लस 10 दिन बराबर हो जाएगा 280 दिन। तो एक बात याद रखिएगा, इसी ऑप्शन को 280 को एग्जाम में कभी कभी 10 चंद्रमास भी लिख देता है। 10 चंद्रमास, 10 चंद्रमास भी लिख देता है जन्म पूर्व अवस्था को, या 280 दिन भी लिख सकता है, या लिख सकता है 40 सप्ताह। कोई भी ऑप्शन मिल जाए, 40 सप्ताह। तो आप घबराइएगा मत, ये सारे एक ही बात है, या लिख देगा 9 माह
या लिख देगा 9 माह 10 दिन, तो बात क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। चाहे वो लिख दे 280 दिन या लिख दे 9 माह 10 दिन या 10 चंद्रमास लिख दे या 40 सप्ताह लिख दे, ये सारी बात किसको प्रदर्शित कर रही है, यह सारी बात कर रही है किसको, जन्म पूर्व अवस्था को कर रही है। यह बात सबको समझ में आ रही होगी और कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां पे सबको बहुत आसान तरीके में समझाया जा रहा है, सारी चीजें बहुत ही क्लियर है। तो जन्म पूर्व अवस्था में अगर समय सीमा की बात करें तो आप चाहे 9 माह 10 दिन लिख दें, चाहे आप 280 दिन लिख दें, चाहे 10 चंद्रमास लिख दें, चाहे 40 सप्ताह लिख दें, या 9 माह 10 दिन लिख दें, या 270 दिन 270 प्लस 10 लिख दें, सारी बातें क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। हम लोग अब इसके आगे चलते हैं और आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिएगा। अब बात आती है कि जब बालक जन्म पूर्व अवस्था में होता है तो कौन कौन सी अवस्था होती है, तो वो भी 3 भागों में विभाजित है। तो वो 3 भागों में कौन कौन सी अवस्था विभाजित है, तो पहली अवस्था होती है डिंबावस्था। अब डिंबावस्था की अगर बात आ जाए तो डिंबावस्था कब से कब तक चलता है, तो अंड निषेचन से, याद रखिएगा ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंड निषेचन से 2 सप्ताह का समय, 2 सप्ताह का समय क्या कहलाएगा, वो कहलाता है डिंबावस्था। अब दूसरी बात, 3 सप्ताह से लेकर, मतलब तीसरे सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक का समय, 8 सप्ताह का समय क्या कहलाएगा, ये पिंडावस्था कहलाएगा। और 8 सप्ताह से लेकर जब तक बालक का जन्म न हो जाए, 8 सप्ताह से लेकर जब तक बालक का जन्म न हो जाए, सप्ताह से लेकर जब तक जन्म न हो जाए, वो क्या कहलाएगा, भ्रूणावस्था कहलाएगा। ये था मेरे जन्म पूर्व अवस्था की फैक्ट। और आपके एग्जाम में अब देखिएगा, जो ये 3 सप्ताह से 8 सप्ताह की बात चल रही है, 3 सप्ताह से जो 8 सप्ताह की बात चल रही है, आप देखेंगे इसमें 4, 5, 6, 7, 8, लगभग ये 6 माह की बात करता है। कितने माह की बात हो रही है, 6 माह की। और अंड निषेचन से 2 सप्ताह हुआ, और 8 सप्ताह से जब तक जन्म न हो जाए, उसको हम इधर देख लेते हैं। अब ये बात यहीं पे समाप्त हो जाती है। यहां पे अगर सवाल आना होगा तो इतने में से ही आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और शैशवावस्था की बात करेंगे कि शैशवावस्था क्या है। तो सबको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आप जानते हैं कि बाल विकास की अवस्थाओं में हम 4 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। पहला जन्म पूर्व अवस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा किशोरावस्था। कहीं कहीं किताबों में जन्म पूर्व अवस्था को गर्भावस्था भी लिखा जाता है। तो याद रखिएगा, जन्म पूर्व अवस्था को गर्भावस्था भी कहा जाता है। इससे आप तनिक भी विचलित नहीं होंगे, बात एक ही है। और जन्म पूर्व अवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया, पहला डिंबावस्था, दूसरा पिंडावस्था और तीसरा भ्रूणावस्था। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। आप लोग आगे पीछे करके इसको जरूर देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। जो टॉपिक समाप्त होगा, जो खत्म होगा, उसको हम यहां से हटा देंगे और वीडियो में आपको आगे मिलता भी जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं शैशवावस्था क्या, दूसरी अवस्था जिसको हम शैशवावस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था है शैशवावस्था। सबसे पहले हम लोग शैशवावस्था को जानेंगे है क्या। कुछ कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, ध्यान दीजिएगा, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था के समय सीमा पे बड़ा ही विवाद प्रदर्शित किया है, लेकिन यहां पे आपको कोई विवाद नहीं होगा, यह बात याद रखिएगा। शैशवावस्था की समय सीमा थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। अब देखिएगा, 0 से लेकर के शैशवावस्था, 0 से लेकर के, 0 का मतलब जब बालक का जन्म हो जाए, शैशवावस्था की बात हो रही है। 0 का मतलब यहां पे क्या है, जन्म से, अर्थात हम जन्म से ही लिख देते हैं, 0 में कंफ्यूजन भी हो सकता है। जन्म से लेकर के 5 या 6 वर्ष की अवस्था, 6 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। लेकिन
आपके एग्जाम में एक बार यह भी पूछ लिया गया था कि शैशवावस्था की अवधि निम्न में से होती है, और उसमें ऑप्शन क्या था, जन्म से लेकर कब तक, 2 वर्ष भी दिखाया गया है। इस बात को याद रखिएगा, जन्म से लेकर 2 वर्ष दिखाया गया था। तो यहां पे हम लोग ध्यान देंगे। अब ये तो इसके समय सीमा की बात हो गई, ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी समय सीमा की बात हो गई, ये इसका ड्यूरेशन हो गया, ये समय प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए शैशवावस्था में हमको पढ़ना क्या क्या है, तो इसका भी हम विभाजन करेंगे थोड़ा सा। लेकिन अब कैसे विभाजन होगा इसको ध्यान देना है। समय सीमा का विभाजन करने का मतलब मेरा ये था कि देखिएगा, सबसे पहले तो इसमें यह जानना है कि शैशवावस्था में पढ़ना क्या है। तो पहला होगा उपनाम, पहला क्या होगा, उपनाम। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, इसकी विशेषता होगी कि इसकी विशेषता क्या है। और उसके बाद तीसरा क्या होगा, इसकी परिभाषा, कोटेशन कौन कौन सी होती हैं शैशवावस्था की। आप लोग एग्जाम में देखते होंगे, एग्जाम तो देखते होंगे कि परिभाषा भी पूछ देता है और विशेषता भी पूछता है और उसके उपनाम भी पूछ देता है। उसके बाद शारीरिक विकास भी पूछ देता है, ध्यान दीजिएगा। शारीरिक विकास पूछता है। शारीरिक विकास के बाद सामाजिक विकास, इसके बाद भाषाई विकास भी पूछता है। याद रखिएगा, एक पॉइंट और यहां लिख देता हूं, भाषाई विकास। ये हमारे ऑप्शन बनते हैं किसके, शैशवावस्था के। जब हम शैशवावस्था पढ़ेंगे तो सबसे पहले उपनाम, दूसरे नंबर पर विशेषता, तीसरे नंबर पर परिभाषा, चौथे नंबर पर शारीरिक विकास, पांचवें नंबर पर सामाजिक विकास और छठे नंबर पर भाषाई विकास पढ़ना होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या पाएंगे, सबसे पहले हम लोग को मिलेगा उपनाम, अर्थात हम लोग को उपनाम पढ़ना है सबसे पहले। अब ध्यान दीजिएगा, हम उपनाम की बात करते हैं कि शैशवावस्था के कौन कौन से उपनाम हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला उपनाम क्या है, सबसे पहला उपनाम जीवन का आदर्श काल। जीवन का आदर्श काल, शैशवावस्था को जीवन का आदर्श काल कहते हैं। दूसरा, खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु। और एक चीज याद रखिएगा, यहां पे मैं कुछ आपको और भी चीज बताऊंगा तो उसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि बताते समय ये चीज आपको दिक्कत ना करे। खेलने की आयु, ये भी हमको याद रखना है। भावी जीवन का आधारशिला, तीसरा पॉइंट बनेगा। भावी जीवन का आधारशिला। जीवन का आधार काल, जीवन का आधार काल। पांचवां, अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन की अवस्था, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। जितना इसमें लिखा गया है ये सब महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, जीवन का आदर्श काल और खिलौनों की आयु। आपके एग्जाम में कई बार खिलौनों की आयु पूछा गया है
और कई बार जीवन का आधार काल भी पूछा गया है। अब देखिए, जीवन का आदर्श का मतलब क्या होता है? आदर्श का मतलब यह होता है कि जब किसी बालक का जन्म होता है, वह समय, वह तिथि, वह दिन उसके लिए आदर्श बन जाता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम अपनी अवस्थाओं का उपनाम पढ़ रहे हैं। तो जीवन का आदर्श काल क्यों होता है कि जिस समय, जिस तिथि पर, जिस दिन बालक का जन्म होता है, बालक उस तिथि समय को अपना आदर्श मानने लगता है। इसलिए शैशवावस्था का एक उपनाम क्या मिलता है आपको? जीवन का आदर्श काल मिलता है। जीवन का आदर्श काल कहते हैं। ये इसका पहला उपनाम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा उपनाम क्यों पड़ा? दूसरा लिखा हुआ है खिलौनों की आयु। तो खिलौनों की आयु क्यों इसे कहते हैं? बालक इस अवस्था में परिवार के द्वारा दिए गए खिलौनों से खेलता है। किससे खेलता है? खिलौनों से खेलता है। और किसके द्वारा? तो परिवार के द्वारा दिए गए खिलौनों से खेलता है। परिवार के द्वारा दिए गए खिलौनों से। अब परिवार का मतलब यह हुआ कि वो अपने गार्जियन से, अपने माता पिता, भाई बहन के द्वारा जो खिलौना प्राप्त करता है उसी से खेलता है। और वो कोई खिलौना बना नहीं सकता क्योंकि बहुत छोटा है। जब बालक का जन्म होता है तो उसके हाथ पांव में गामक विकास बहुत जल्दी नहीं होता है, धीरे धीरे क्रमिक होता है। तो ये जो अवस्था कहलाती है वो खिलौनों की आयु कहलाती है, क्योंकि बालक खेलता है। लेकिन जैसे बालक 5 साल का हो जाता है, जब 5 साल का हो जाता है तो बालक खेलने की आयु, उसकी एक उपनाम आ जाता है खेलने की आयु। तो खेलने की आयु यहां पर कब आएगी? याद रखिएगा, ये बाल्यावस्था के उपनाम है, बाल्यावस्था का उपनाम है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आप लोग क्या करते हैं, खिलौनों की आयु के जगह पर खेलने की आयु को भी ट्रिक मार देते हैं। तो यहां पर खिलौनों की आयु होगी शैशवावस्था में, और बाल्यावस्था में याद रखिएगा, हम आपको बताएंगे आगे चल करके कि यह खेलने की आयु होती है। क्योंकि बालक घर के दिए गए खिलौनों से खेलना बंद कर देता है। और वो किस खिलौने से खेलना शुरू कर देता है? फिर वो अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू करता है। कोई भी बालक यदि बाल्यावस्था में आएगा तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि वो घर के दिए गए हाथी घोड़ा से नहीं खेलता। फिर वो बच्चों को दौड़ा दौड़ा के छूने वाला खेल खेलता है, एक दूसरे के ऊपर कूद जाता है, झगड़ा करता है, दौड़ के खेल खेलता है, बहुत सारे खेल खेलते हैं। इसलिए बाल्यावस्था को खेलने की आयु कहते हैं और शैशवावस्था को खिलौनों की आयु कहते हैं। अब देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है तीसरा, भावी जीवन का आधारशिला। भावी जीवन का आधारशिला का मतलब क्या है कि सबसे पहले जब बालक का जन्म होता है तो वह शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आता है, और बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आता है, और किशोरा के बाद प्रौढ़ावस्था आता है। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो सबसे आधार मतलब सबसे नीचे कौन सा है? तो आपको समझ में आ रहा है कि शैशवावस्था सबसे नीचे है। इसलिए भावी जीवन, जो भी आने वाला जीवन है, जो भी आने वाली हमारी अवस्थाएं हैं, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे वो किशोरावस्था हो, चाहे वो प्रौढ़ावस्था हो, सब किस पर आधारित है? सब आधारित है किस पर? शैशवावस्था पर। तो याद रखिएगा, भावी जीवन, आने वाला जितना भी जीवन है वो किस पर आधारित है? शैशवावस्था पर। एक उपनाम और आपको मिल जाता है भावी जीवन का आधारशिला। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट है जीवन का आधार काल। मतलब पूरे जीवन का जो शैशवावस्था होता है वो आधार काल होता है। ये चौथा पॉइंट आपको उपनाम के रूप में। और 5 देखिएगा, अतार्किक चिंतन की अवस्था। अब देखिएगा, बच्चा करता क्या है? बालक छोटा जब रहता है तो अपने घर वालों से, चूंकि देखिए बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चा कुछ जानता नहीं है। जब बच्चा कुछ जानता नहीं है तो वो अपने माता पिता से कोई भी वस्तु देखता है तो कहता है पापा ये क्या है, पापा बता दिए बेटा ये सामान है, तो बोलेगा ये क्या होता है। एक उदाहरण से आपको मैं समझाता हूं। बच्चा छोटा है, पहली बार मान लीजिए उसने एक टायर को देख लिया, गोल टायर को, तो अपने पापा से पूछेगा पापा ये क्या है, या मम्मी से पूछेगा मम्मी ये क्या है। तो
उसके माता पिता बताते हैं बेटा ये गोल टायर है, तो पूछता है पापा ये गोल क्या होता है, तो उसके पिताजी एक गोल रिंग बना के दिखा देंगे बेटा यही गोल है, तो कहता है ये ऐसा गोल क्यों है। ऐसा सवाल करता है अपने परिवार वालों से कि उसका उत्तर देना मुश्किल हो जाता है। बच्चे को कहीं शादी में लेकर जाइए, बच्चे को कहीं शादी में लेकर जा रहे हैं अगर, तो बच्चा पूछता है माता पिता से कि पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, तो लोग बताते हैं बेटा ये शादी हो रही है। तो पूछता आप लोगों की शादी हो गई, तो माता पिता बोलते हैं हाँ बेटा मेरी शादी हो गई। तो बोला कि हमको क्यों नहीं आप ले गए अपने शादी में। ऐसा सवाल जिसका उत्तर दे पाना मुश्किल हो जाता है इस अवस्था में। माता पिता हंसने लगते हैं, कहते हैं बेटा अभी तुम छोटे हो। अतार्किक सवाल करता है। बच्चा पानी देखता है तो पूछता पापा ये क्या, लोग बोलते हैं गार्जियन बोलते हैं बेटा पानी है, तो बोलता पानी क्या होता है। परिभाषित नहीं कर पाता है व्यक्ति, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है उपनाम। ये उपनाम आप लोग अच्छे से देख लें, और इसमें कोई समस्या अगर हो तो आप लोग जरूर मैसेज करें और मैसेज करके हमको बताएं। अब हम लोग चलते हैं इसी में, और अगला सेगमेंट हमारा मिलेगा विशेषता। तो शैशवावस्था की विशेषता क्या है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत हो, अगर किसी को कोई समस्या हो तो मैसेज जरूर करें। मैसेज करने से ही हमें आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो पता चलेंगी। जब दिक्कत पता चलेगा तो मैं उसको अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, या लाइव क्लास रहेगी तो लाइव में तो तुरंत बताएंगे। तो हम लोग अगला देखते हैं। देखिएगा दूसरा है विशेषता, मतलब शैशवावस्था की विशेषता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। शैशवावस्था की विशेषता देखिएगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। सबसे पहले शरीर विकास में तीव्रता, पहला ध्यान दीजिएगा, शरीर विकास में तीव्रता, ध्यान दीजिएगा, शरीर विकास में तीव्रता। दूसरा सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। कल्पना जगत में विचरण, कल्पना जगत में विचरण। नैतिकता का अभाव, समाजीकरण का अभाव, आत्म प्रेम की भावना, आत्म प्रेम की भावना। आठवां है अंतर्मुखी
अंतर्मुखी। 9वां है दूसरों पर निर्भर। 10वां है अनुकरण या दोहराने की प्रवृत्ति। चलिए, मैंने आपके सामने जितना भी हो सकता है अधिकतम मैंने यहां पे शैशवावस्था की विशेषताएं लिखी है। शैशवावस्था की विशेषता, चूंकि दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं शैशवावस्था की विशेषता। अब ध्यान दीजिएगा, शारीरिक विकास में तीव्रता, जब बालक शैशवावस्था में होता है शारीरिक विकास तेज होता है, बाल्यावस्था में थोड़ा मंद हो जाएगा, किशोरावस्था में फिर तीव्र हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो यह जानना है कि विशेषता होती क्या है। सबसे पहले यह जानना है विशेषता होती क्या है। इसमें इसका मतलब यह है कि बालक जो भी कार्य कर रहा है, जो भी बालक के शरीर से कार्य हो रहा है, या जो भी परिवर्तन देखे जाते हैं, वो उस अवस्था की विशेषता बन जाती है। तो यहां भी विशेषता यह बनी कि शरीर विकास में तीव्रता, जो विकास की प्रक्रिया होती है शैशवावस्था में तीव्र होती है, इसलिए इसकी पहली विशेषता क्या बनेगी, शरीर विकास में तीव्रता। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि शैशवावस्था में विकास तीव्र होता है, बाल्यावस्था में मंद होता है, फिर किशोरावस्था में तीव्र हो जाता है, और जब बालक वृद्धावस्था में पहुंचता है तो नगण्य हो जाता है। तो यह आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, चूंकि बालक का अभी जन्म हुआ है, यह बात ध्यान दीजिएगा, अभी बालक का जन्म हुआ है, वो हर चीज जानने की इच्छा रखता है, हर चीज को जानना चाहता है। तो सीखने की प्रक्रिया में क्या हो जाता है, तीव्रता होता है। दूसरे नंबर की विशेषता है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। बालक हमेशा सीखना चाहता है हर चीज। अगर आप उसको कोई खिलौना दें तो खिलौने में अगर लाइट जलती है तो लाइट कैसे जलती है वो तोड़ के देखना चाहता है, सीखना चाहता है, जानना चाहता है कि होता कैसे है। अगला, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता कि उसकी मानसिक क्रिया जो है बहुत तीव्र होती है। जैसे शारीरिक विकास में तीव्रता, वैसे ही मानसिक क्रियाओं में तीव्रता होती है। तो बालक की मानसिक क्रिया क्या होती है, यहां पे तीव्र होती है। चौथा देखिएगा, कल्पना जगत में विचरण। बालक जब इस अवस्था में होता है तो वो कल्पना जगत में विचरण करता है। कैसे, बच्चा सोया रहता है और अपने से ही मुस्कुराता रहता है। बात समझिएगा, कल्पना जगत में विचरण, बालक कैसे कल्पना जगत में विचरण कर रहा है, बालक सोया रहता है और अपने से मुस्कुराता है। तो घर वाले कहते हैं कि बच्चा पूर्व जन्म की बात को याद करके हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, मुस्कान दे रहा है। तो उसको, उसी चीज को यहां पे विशेषता के रूप में आपके सामने प्रदर्शित किया गया। कल्पना जगत में विचरण इस अवस्था की एक विशेषता है। अगला हम लोग चलते हैं, नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव क्या है, बच्चा किसी को यह नहीं जानता कि कौन हमारे पापा हैं, कौन हमारे चाचा हैं। वो किसी के ऊपर बालक शैशवावस्था में पोटी कर देता है। याद रखिएगा, किसी के ऊपर सुसु कर देता है, किसी को मार देता है। तो ये सारी चीजें अनैतिक होती हैं और बालक के अंदर शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव होता है। वो किसी के ऊपर किसी को भी कुछ बोल देता है। तो याद रखना है, नैतिकता का अभाव ये शैशवावस्था की विशेषता होती है। बालक के अंदर सामाजिकता का अभाव होता है, समाजीकरण का अभाव होता है। वह समाज के रिश्ते को, समाज के भेदभाव को, समाज में क्या हो रहा है वो कुछ नहीं जानता, इसलिए समाजीकरण का अभाव होता है बालक के अंदर, नैतिकता का अभाव होता है। अगला चलते हैं, आत्म प्रेम की भावना। वो हमेशा अपने से प्यार करना चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि कोई दूसरे को प्यार करे, सब लोग हमको प्यार करें। शैशवावस्था के बालक में यदि उसकी मम्मी, उदाहरण के रूप में समझिएगा, यदि बच्चे की मम्मी किसी बच्चे को अपनी गोद में ले ले, शैशवावस्था में बालक की मां यदि किसी बच्चे को अपने गोद में ले लेती है तो आप लोग देखते होंगे कि बच्चा कैसे अपने मां से रिएक्ट करता है, अपने मां को जिद करने लगता है, मारने लगता है कि मम्मी उस बच्चे को नीचे उतार दो और हमको अपनी गोद में ले लो। ये बात आप लोग याद करिए
कि जब छोटा बच्चा आपके घर में होगा तो आप देखते होंगे कि अगर बच्चे की मां किसी दूसरे की बच्चे को ले लेती है तो बच्चा किस तरीके से अपने प्रेम को प्रदर्शित करता है। जब तक वो अपने मां की गोद में बैठ नहीं जाता तब तक वो मानता नहीं है और जिद करता रहता है। वो कहता है कि मेरी मां तुम किसी और से प्रेम मत करो, तुम केवल मुझसे प्रेम करो। आत्म प्रेम की भावना बालक के अंदर आ जाती है। ये बात आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आपके एग्जाम में दो तीन बार ये पूछा गया चीज है, दो तीन बार ये कोटेशन, आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में बालक के अंदर होती है। बालक अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी का मतलब ये है कि वह अपने आप से प्रेम करता है, वो अपने आप से खेलना चाहता है, वो समाज के बच्चों के साथ नहीं खेलता। अंतर्मुखी अगली विशेषता मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि बच्चा अंतर्मुखी शैशवावस्था में होता है, वो बहिर्मुखी नहीं होता, वो बाहर के बच्चों के साथ नहीं खेलता, वो अपने साथ खेलता है, वो अपने से खेलता है, इसलिए अंतर्मुखी। और बालक, मैं अगला 9वां विशेषता आपको बताने जा रहा हूं कि दूसरों पर निर्भर होता है। तो दूसरों पर निर्भर का सेंस ये है कि बच्चे को यदि आप नहीं खिलाएंगे तो बच्चा अपने हाथ से लेके नहीं खाता है। अगर बच्चे को आप खिलाते हैं तो खाता है, नहीं खिलाते हैं तो नहीं खाता है। लेकिन यदि बच्चा कपड़ा 2 दिन से एक ही पहन रहा है, आप उसे नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? उसको ये नॉलेज नहीं है कि ये हमारा कपड़ा गंदा होने वाला है या गंदा हो रहा है। वो धूल में बैठ जाता है, उसे कुछ नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वह दूसरों पर निर्भर है। अगर कपड़ा गंदा भी होगा तो उसके मम्मी पापा दीदी भैया चाचा चाची लोग उसके कपड़े को बदलेंगे तो बदला जाएगा, नहीं तो नहीं बदला जाएगा। इसलिए बच्चा दूसरों पर क्या होता है? निर्भर होता है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, बच्चा दूसरे पर क्या होता है? निर्भर होता है। और अगली विशेषता आप ध्यान दीजिएगा, अगली विशेषता आपके सामने मैंने लिखी है, अनुकरण या दोहराने की प्रवृत्ति। अनुकरण या दोहराने की प्रवृत्ति, बच्चा एक ही बात को बार बार बोलता है और दोहराता है। अब देखिए कैसे दोहराता है, कैसे बोलता है, मेरी बात समझिएगा। बच्चा एक ही बात को, अगर किसी घर के बच्चे के सामने कोई व्यक्ति अगर कह दिया ए रमेश 1 गिलास पानी लाओ, तो बच्चा क्या बोलता है कि रमेश 1 गिलास पानी लाओ। वह यह नहीं देखता कि रमेश हमसे बड़ा है कि छोटा है, वह दूसरों की कही गई बातों से ही सीखता है। एक उदाहरण और देख लीजिएगा, एक ही बच्चा एक ही जगह जन्म ले और यदि एक बच्चे को आप तेलुगु में मतलब केरल में भेज दीजिए और एक को उत्तर प्रदेश में रखिए, तो एक बच्चा हिंदी बोलता है और दूसरा तेलुगु बोलता है। रीजन क्या है कि जैसे बोला जाएगा बालक वैसा ही अनुकरण करता है, तो जो करेगा वही उसकी क्या हो जाती है? विशेषता हो जाती है। तो ये 10वीं विशेषता अनुकरण या दोहराने की प्रवृत्ति सबसे महत्वपूर्ण ये विशेषता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और अब अगला हम लोग का क्या है, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पे सारा फ्रेमिंग करके रखा हुआ है कि तीसरे नंबर पे क्या था। आपने उपनाम पढ़ा, विशेषता पढ़ी, अब परिभाषा का क्रम है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम परिभाषा को दिखा रहे हैं आपको कि अब परिभाषा कैसे कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार आपको बताते हैं। पहली परिभाषा, ध्यान दीजिएगा। पहली परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार, पहली परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी, अब देखिएगा 20वीं शताब्दी की जगह कहीं कहीं एग्जाम किताबों में भी लिखा है वर्तमान शताब्दी। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ध्यान देना। अब दूसरा, सिगमंड फ्रायड महोदय ने क्या कहा, ध्यान देना। सिगमंड फ्रायड महोदय, सिगमंड फ्रायड महोदय ने कहा कि शैशवावस्था में
शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा। तीसरा, थॉर्नडाइक के अनुसार तीन से 6 वर्ष की अवस्था बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। वैलेंटाइन के अनुसार, चौथा कोटेशन, वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था जीवन का आदर्श काल है। यह हमारी विशेषता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको चारों कोटेशन एक बार फिर से दिखा देता हूं। सबसे पहले देखिएगा शैशवावस्था की परिभाषा, और परिभाषा में यह दिखाया गया आपको कि, ध्यान दीजिएगा, क्रो एंड क्रो की पहली परिभाषा है, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। सिगमंड फ्रायड महोदय ने कहा है कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। अब देखिएगा, काम प्रवृत्ति का सेंस यहां पे इन्होंने क्या बताया, कहा कि बच्चा अपने मां का स्तनपान करता है, और सिगमंड फ्रायड साहब ने स्तनपान करने की प्रक्रिया को, बच्चे को काम प्रवृत्ति से इसका संबंध स्थापित कर दिया। तो इसलिए याद रखना, सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। थॉर्नडाइक ने कहा था कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। 3 से 6 वर्ष में बालक किस में रहता है, अर्ध स्वप्न में। अब ध्यान दीजिएगा, वैलेंटाइन शैशवावस्था जीवन का आदर्श काल है। वैलेंटाइन शैशवावस्था जीवन का आदर्श काल है। अब एक बात याद रखना है कि ये कोटेशन याद कैसे होगा, तो इसका बस एक ही उपाय है कि इसको खूब अच्छे से पढ़ा जाए, और ऑफलाइन वाले बच्चे तो ट्रिक भी जानते हैं, तो ट्रिक भी आप उसका यूज करते रहेंगे। बाकी हम लोग ट्रिक की क्लास ऑनलाइन में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिक की क्लास जो है ऑनलाइन के लिए ठीक नहीं होगी, हम लोग विस्तार से ही केवल पढ़ेंगे। हालांकि मैंने जो ऑफलाइन में ट्रिक पढ़ाई है वो आपको पता है कि क्रो का मतलब क्या होता है, कौवा, और कौवा 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। कौवा काव काव करता है, कौवा क्या करता है, काव काव करता है, कौवा काव काव करता है, याद रखिएगा, काव काव। और बच्चा भी क्या करता है, बालक भी क्या करता है, काव काव करता है, काव काव करता है, याद रखिएगा। बस संबंध स्थापित करना, कैसे दोनों बात याद रहेगी, कौन सी बात किसने कही है। अब देखिए यहां पे थॉर्नडाइक मतलब, डाइक का मतलब होता है थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक का मतलब होता है रात। तो रात का संबंध किससे होता है, स्वप्न से होता है। तो अगर डाइक की बात आ जाए तो स्वप्न हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड का आपको रटना है कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति। वैलेंटाइन महोदय, आपको वैलेंटाइन डे, देखिए इसको याद करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक बता दे रहा हूं, लेकिन ट्रिक आपके लिए हमेशा काम नहीं आएगी, आपको रटना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। मैंने अब यहां पे लिखा हुआ वैलेंटाइन, तो आपको पता है विदेशों में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे। और वैलेंटाइन डे के दिन विदेशों में क्या होती हैं, शादियां होती हैं। तो जब जिस दिन जिसकी शादी होती है, तो शादी का दिन उस व्यक्ति के लिए क्या हो जाता है, आदर्श हो जाता है।
आदर्श क्यों होता है? पत्नी कहती है कि आज मेरी शादी की सालगिरह है तो हमको आज सोने का हार चाहिए, सोने का हार चाहिए, और पति अपनी इमेज बनाने के लिए सोने का हार बना के लाता है। इस बात को याद रखेंगे। तो वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे विदेशों में मनाया जाता है, जहां पे वैलेंटाइन डे के दिन शादियां होती है। तो शादी किसी भी व्यक्ति का उसके लिए आदर्श होता है। तो पति से कहती है पत्नी कि आज मेरा वैलेंटाइन डे है, तो आज ही के दिन हम लोग की शादी हुई थी, तो कहती है कि हमको सोने का हार, बनारसी साड़ी और पता नहीं क्या क्या मांगती है। तो पति उसको प्रसन्न रखने के लिए सब कुछ देता रहता है। तो इस ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हैं। वैलेंटाइन शैशवावस्था जीवन का आदर्श काल है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इतना कर देंगे तो हम ये समझेंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ सफल हो गया। वैसे स्वास्तिक एकेडमी आपके लिए हमेशा अच्छी क्लास की व्यवस्था कर रहा है, अच्छे टीचर से पढ़वा रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।